नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर पार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। और नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत के आत्मनिर्भर होते हुए भारत की, साथ ही साथ अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं वो भी आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे भारत के विकास की झलक और खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी की भी धुआंधार रैलियां। तेजस्वी, ओवैसी समेत बाकी नेता भी मैदान में डटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। छह साल बाद आज मिले ट्रंप और जिनपिंग। टैरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। कैरिबियाई सागर से उठे तूफान, मेलिसा से जमैका और क्यूबा में भारी तबाही। हैती में 25 लोगों की मौत, 7 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत आज। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। सबसे पहले खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसे जैसे अब बिहार में चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बिहार में हाई वोल्टेज वाली सियासत और गर्म होने लगी है। आज भी कुछ यही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में फिर चुनावी रैली करने वाले हैं और एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वे सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और उसके बाद छपरा में रैली करेंगे। और मोतीपुर से तिरहुत चंपारण को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इस सभा को मुजफ्फरपुर की औराई, मीनापुर, बोचहा, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कांटी, साहेबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा सीट पर हुंकार भरेंगे। यहां बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वो वोट मांगेंगे। आरजेडी के खेसारी लाल भी यहां से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो संध्या, अगर बात करें बिहार की सियासत की, तो इस बार जो सियासत है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जोर आजमाइश लगाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना, क्योंकि अब लगभग 1 सप्ताह का समय ही शेष है जहां पहले चरण का मतदान होगा और मतदाताओं को किस तरह से रिझाया जा सकता है, इसमें हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। मतदाताओं को जहां विकास की बात गिनाई जा रही है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव का किस तरह से कार्यकाल रहा वो भी याद दिलाया जा रहा है। तो आपको बता दें इस स्क्रीन के माध्यम से कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, ये वो आज जनसभा करने वाले हैं। बड़े बड़े नेताओं की रैली, जनसभाएं संपन्न हो रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। ऐसे में आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक इस समय बिहार की धरती पर पहुंचकर अपने पक्ष में जनता को लुभाने की पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और तमाम दलों के नेताओं के बीच इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता हुआ जा रहा है। अगर आज की बात करें तो नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी तीनों अलग
अलग समय पर नालंदा में रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो आज लखीसराय, मुंगेर, पटना में उनकी जनसभा होनी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा के नगर नौसा के अलावा बेगूसराय के बरौनी में मतदाताओं से एनडीए के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात करें तो नालंदा और शेखपुरा में उनकी सभा होने वाली है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 10 जनसभा है। मधेपुरा में, बिहारीगंज और आलमनगर में, दरभंगा में गौराबौराम और मुजफ्फरपुर के गायघाट, बोनचहा, मीनापुर, कुढ़नी और कांटी में एक के बाद एक तेजस्वी की जनसभा होने वाली है। वहीं एआईएमआईएम की बात की जाए तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी की बात करें तो आज कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में उनकी रैली होने वाली है। तो कैसे वोट बैंक को साधा जाए, अलग अलग समीकरण के लिए इस समय उनको रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस समय बिहार की धरती पर उतर चुके हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार की राजनीति में इस समय सियासी बयानों का दौर जारी है और सियासी बाढ़ भी खूब चल रहे हैं। कुमार आलोक मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कुमार, बिहार की राजनीति में इस समय सियासत बिल्कुल चरम पे है। एक हफ्ते का लगभग समय रह गया, पहले चरण का चुनाव यहाँ होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ इस समय चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आज ही की बात करें तो आज भी कई ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ अगर नालंदा की ही बात करें, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट इसे माना जा रहा है। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी यहाँ प्रत्याशी के तौर पर हैं और अगर महागठबंधन से भी देखें तो बड़ी कड़ी टक्कर इस समय दिख रही है और कई प्रत्याशियों की जो साख है वो इस समय प्रतिष्ठा जो है वो उस पर लगी हुई है। देखिए, नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा शुरू से ही नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा मजबूत किला रहा है, मजबूत गढ़ रहा है और उस गढ़ को भेद पाना अभी तक मुश्किल रहा है। तमाम जो पार्टियां रही जो नीतीश कुमार के खिलाफ रही हैं, चाहे महागठबंधन में बीजेपी रही हो, चाहे महागठबंधन जब थी और बीजेपी खिलाफ थी, वहाँ भी नीतीश कुमार, उस पर भी नीतीश कुमार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लालू प्रसाद अगर विरोधी रहे तो वहाँ भी नीतीश कुमार ने नालंदा में अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो सबसे बड़ी लड़ाई, एक रोचक लड़ाई वहाँ पर दिख रही है, हालांकि लगातार 7 बार से वो विधायक है श्रवण कुमार, नालंदा विधानसभा सीट से ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो वहाँ पर जो कौशलेंद्र कुमार है उर्फ छोटू मुखिया, वहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे कौशलेंद्र उर्फ छोटू मुखिया और 50,000 उन्होंने वोट लाया था। वहाँ कांग्रेस ने गुंजन पटेल को उतारा था और गुंजन पटेल ने 16,000 वोट लाए थे। तो अब इस बार कांग्रेस ने छोटू मुखिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहां देखना होगा, लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। लेकिन बाकी सीटों की अगर बात करें, बिहार शरीफ की सीट है वो बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी के कैंडिडेट वहां से हैं और बाकी की सीटों पर नालंदा में जदयू चुनाव लड़ रही है महागठबंधन की ओर से और पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत बेस है जदयू और नीतीश कुमार का। तो वहां आरजेडी ने कम कैंडिडेट दिया, आरजेडी ने दो सीटों पर कैंडिडेट दिया है और बाकी सीटों पर वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से आपने कहा कि नालंदा में मुकाबला
जो जबरदस्त होने की उम्मीद है। और सिर्फ नालंदा ही नहीं कहेंगे, आप पूरे बिहार में धीरे धीरे जैसे मोमेंटम बनते जा रहा है, क्लाइमेक्स पर जैसे जैसे चुनाव आते आ रहा है, तो दोनों ही दलों के जो स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम आज प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मोतीपुर आएंगे, यानी मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर है ये जगह, चीनी मिल के लिए कभी प्रसिद्ध था, और यहाँ पर वो सभा करेंगे। तो इस एरिया यानी तिरहुत में आपको जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा जो चंपारण जो सटा हुआ क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, तो इन सारे एरियाज के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। और ये एक तरह से गढ़ रहा है, अगर हम चंपारण की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस गढ़ को बचाना है बीजेपी को। और साथ ही साथ कुछ जो तिरहुत के क्षेत्र हैं, वहां महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उन सीटों को भी झटकने की तैयारी में है एनडीए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज प्रधानमंत्री की सभा मोतीपुर के बाद फिर छपरा में होगी, और दो सभाएं यहाँ पर रखी गई है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा 2 तारीख को फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और वो आरा और नवादा, वो भी नवादा और मगध का क्षेत्र है, और आरा भोजपुर का बेल्ट है, तो ये वहां के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश होगी। और पटना में उनका रोड शो है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने तेजस्वी को उम्मीदवार घोषित किया, सीएम कैंडिडेट घोषित किया, तो कल जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। एक बात यह कही कि भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी खुद विराजमान है। और दूसरी ओर बिहार में भी मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वो नीतीश कुमार यहाँ ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, और इसको राजनीतिक जो सर्किल है उसमें तरह तरह के कवायद लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार आलोक, और इसके साथ साथ जातिगत समीकरण भी बैठाने के लिए हर दल जुटा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि वार किए जा रहे हैं एक दूसरे दल पर। और इसके साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या उम्मीद की जाए कि एक तरफ जहां वो जंगल राज की याद दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने विकास की बातें भी गिनवाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जंगल राज की बात हो रही है, और जंगल राज एक तरह से टैग लाइन हो गया है आरजेडी के लिए। जब भी आरजेडी के बाद तेजस्वी इस पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने आपने देखा होगा कि आरजेडी के पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम गायब था, उनकी फोटोग्राफ्स गायब थी। तो इस चीज को तेजस्वी बदलना चाहते। तेजस्वी सोचते हैं कि ये जो उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है, आरजेडी को जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ है, पशुपालन घोटाले का जो ठप्पा लगा हुआ है, अलकतरा घोटाले का जो ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे से कैसे बाहर निकला जाए, और उसके लिए वो कूद फान कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ओवैसी की आपने सभा में जो उनका भाषण सुना, उनकी बातें सुनी, ये भी हवा में यहाँ पर तैर रहा है बिहार में कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए आरजेडी के पास जो वोट बैंक है वो एमवाई है, शुरू से उसका एमवाई है कॉम्बिनेशन है, यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। इनके साथ जो ईबीसी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो एक बहुत बड़ा जिन्न कहा है, लालू नहीं कहा था, जिन्न कहा था कभी, ये इनके साथ नहीं है। तो मल्लाह जाति के जो मुकेश सैनी हैं, उनको डिप्टी सीएम घोषित करके ये 2% या 3% वोट चाहते हैं कि किसी तरीके से अति पिछड़ा का महागठबंधन को मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया है। तो इसी पर वार कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स, जो वार कर रहे हैं, ओवैसी वार कर रहे हैं कि 17% से अबव मुसलमान, और वो आंख मूंद कर महागठबंधन को वोट देता आया है। और जब डिप्टी सीएम की बात आई, सीएम की बात आई, तो वहां पर उसकी कोई भागीदारी नहीं है, यानी वो पार्टी में दरी बिछाने का काम कर रहा है। आपको याद होगा कि एक बार जब रामविलास पासवान ने जब उनकी पार्टी लड़ रही थी बिहार में, तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मुस्लिम सीएम देंगे बिहार को। एक मात्र वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है, लोजपा की सरकार अगर बनती है, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री हम देंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव या हम कहें कि तेजस्वी यादव ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मुस्लिम कम्युनिटी को उनको ये आश्वासन दे सके कि नहीं, हमारे लिए भी तेजस्वी की सरकार, देखना होगा कि कौन से मुद्दे इस समय जनता को लुभाते हैं और किस तरीके से जोर आजमाइश जो की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए, जनादेश क्या पेश होता है। फिलहाल आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। डीडी न्यूज के एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी जो भी लोकप्रियता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
ये देखिए हुजूम, यहाँ पर चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जो स्थानीय लोग हैं, पब्लिक हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चिराग लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक भारी हुजूम है। एक लोकप्रिय अभिनेता की शैली में चिराग पासवान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, ये आपने देखा। हम चिराग से सीधा आपको रूबरू कराते हैं। चिराग, आप जब आए तो मैंने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस गजब का था और आपको देखते ही लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कैसा लगता है जब आप लोगों से? जनता का यही प्यार है जिसने मुझे जीवित रखा, नहीं तो कईयों ने षड्यंत्र रचे थे समाप्त करने के। जनता का यही प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि ये प्यार सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए है, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूरे गठबंधन के लिए। इसीलिए इस बार हमारा गठबंधन एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री फेस बना दिया। क्या एनडीए का फेस चिराग पासवान होंगे? अभी तक फेस बताया नहीं। एनडीए का फेस बहुत क्लियर है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद मैं मानता हूं सारे विधायक उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अब चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वक्त तो चला यहाँ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी खबर के साथ। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम 1140 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शूलपनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो समारोह है वो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई हजार करोड़ की परियोजना है उनकी शुरुआत करेंगे, जिसमें बसों को झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे ताकि इस इलाके में जो टूरिज्म है या जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए विकास की कई सारी परियोजनाएं हैं उनको
सौगात मिलेगी और यहाँ इस इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित होगा। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जो स्मार्ट बस स्टॉप हैं उसकी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ ही एक बिरसा मुंडा जो विश्वविद्यालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो शाही राज्य हैं उनसे रिलेटेड संग्रहालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ ही वीर बालक उद्यान, वर्षा वन परियोजनाएं जैसी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और मकसद यही है कि इस इलाके में जो हॉस्पिटैलिटी है उसको बढ़ावा मिल सके, रोजगार को बढ़ावा मिल सके और इस क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी तरीके से हो सके। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक विशेष जो सिक्का है वो जारी करेंगे और इसके साथ साथ ही एक विशेष जो डाक टिकट है वो प्रधानमंत्री जारी करेंगे। करीब करीब 1200 जो करोड़ है उसकी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री इस एकता नगर से करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, एकता नगर। और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह केवड़िया से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचने वाले हैं। बेहद ही करीबी राज्य है प्रधानमंत्री का गुजरात और यहीं से वे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र प्रधानमंत्री ने यहाँ से तय किया है। और केवड़िया उनके बहुत करीब इसलिए भी है क्योंकि केवड़िया में प्रधानमंत्री की पहल से दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया और अब उनकी 150वीं जयंती हमारे लौह पुरुष की। कैसा रहने वाला है मिनट टू मिनट कार्यक्रम और क्या तैयारियां गुजरात में इस समय की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल मेघना, आपने सही बोला भावना कि केवड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब है और आप देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डैम है उसके आसपास का जो इलाका है वो पहले इतना ज्यादा विकसित नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जिस समय यहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक सोच रखी, एक दृष्टि रखी और उसी का नतीजा है कि आप इस पूरे इलाके को देखें कि ये एक तरीके से टूरिज्म हब बन गया है और बड़ी संख्या में जो गुजरात के और दूसरे राज्यों के जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो इस इलाके में पहुंचते हैं। तो यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो टूरिज्म को कैसे बूस्ट किया जा सके, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी अनुरूप जो विकास है वो किस तरीके से किया जा सके, उसको लेकर एक लंबी जो लकीर है वो प्रधानमंत्री ने खींची है। आज प्रधानमंत्री शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया है कि ई बसें हैं उसकी स्टार्ट करेंगे ताकि जो प्रदूषण है वो यहाँ पर ना फैल सके। स्मार्ट जो बस स्टॉप हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। हॉस्पिटलिटी को लेकर कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत होगी। आपने देखा भी कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को विकसित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर मौजूद है और उसका जो आकर्षण है वो आसपास के राज्यों में है। तो आज एक बड़ी सौगात है, चाहे हम हॉस्पिटलिटी की बात करें या फिर यहाँ पे इको टूरिज्म की बात करें। कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र भी किया, चाहे वीर बालक उद्यान की हम बात करें, इसके अलावा नर्मदा के जो घाट हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात करें और जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर कई सारी ये योजनाएं उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जब हम विकास भी और विरासत की भी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 2 दिन का दौरा है वो बेहद ही खास और अहम हो जाता है, न केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। नया सवेरा में अब आगे बढ़ेंगे। महापर्व छठ के समापन के साथ ही यूपी बिहार के प्रवासियों के लौटने का अब वक्त आ चला है और वो क्रम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यात्रा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सुबह 5:15 से मेट्रो की सेवा दी जाएगी। ये सुविधा येलो, ब्लू और पिंक लाइन के लिए दी गई है। इसके अलावा सुबह के समय मेट्रो की अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं और आसपास के समुदायों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए NHAI ने सक्रिय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली NCR स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
ये एसओपी वाहनों से उत्सर्जन, सड़क, धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करती है। इसमें मशीनीकृत रोड स्वीपिंग, नियमित वृक्षारोपण, मियावाकी पद्धति से हरियाली बढ़ाने, निर्माण सामग्री को तिरपाल से ढकने और सड़कों के नियमित रखरखाव जैसे प्रावधान शामिल हैं। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन, पानी का नियमित छिड़काव और ग्रीन नेट से सामग्री ढकने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी, CAQM और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के दिशा निर्देशों का पालन और CND अपशिष्ट के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया है। NHAI के सदस्य तकनीकी आलोक दीपांकर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों, ठेकेदारों और सलाहकारों को धूल और वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इन उपायों से राजमार्ग निर्माण और संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में NHAI की प्रतिबद्धता को और बल मिलेगा। वहीं भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। पहला, कुल ऊर्जा उत्पादन में 500 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल मांग का 50% की उत्पादन क्षमता हासिल की है। इसके बाद सितंबर 2025 तक भारत की कुल विद्युत स्थापित क्षमता 500.89 गीगावाट पहुंच गई है। कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन, जल, परमाणु की हिस्सेदारी 256.09 गीगावाट और जीवाश्म आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 244.80 गीगावाट है। वहीं 29 जुलाई 2025 को देश की कुल बिजली मांग का 51.5% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही दिन में भारत की आधी से ज्यादा बिजली हरित स्रोतों से आई। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉन फॉसिल स्रोतों से 28 गीगावाट नई क्षमताएं जुड़ी, जबकि फॉसिल फ्यूल से केवल 5.1 गीगावाट। साल 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होने के लक्ष्य को भारत ने 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। यह भारत के अपने प्रमुख COP26 पंचामृत लक्ष्यों में से एक है। यह सफलता स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भारत की नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है, जिसे बिजली ग्रिड को स्थिर और विश्वसनीय बनाए रखते हुए प्राप्त किया गया है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, निर्माण और तकनीक के नए अवसर खुल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बुधवार को मंडी में जिला विकास समन्वय समिति यानी कि दिशा समिति की बैठक में हुई शामिल। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थानीय विषयों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होने से जनता को उनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है और इसलिए प्रशासनिक मशीनरी को समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कंगना ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का समर्थन किया और कांग्रेस के विरोध को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। और नया सवेरा का अपना सफर आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है आपका जानने का कि आज समाचार पत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में वो कौन सी दिलचस्प खबरें प्रकाशित हुई हैं। आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जो पहली खबर प्रकाशित हुई है वो जनसत्ता अखबार में हुई है, जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और भारत और अमेरिका रिश्तों से जुड़ी हुई खबर है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने
ग्वांगझू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC CEO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ करी और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही उम्दा, प्रभावशाली और बेहद ही सख्त व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर जारी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा है। और आपको बता दें कि इस समय जो ट्रंप है वो एपेक समिट में हिस्सा ले रहे हैं और ट्रंप ने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं। एक और दिलचस्प खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल पायलट शिवांगी संग तस्वीर साझा कर पाकिस्तान का झूठ उजागर किया है। हम लगातार जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ और फरेब फैलाता है, तो उसका एक बार फिर से खंडन हमें देखने को मिला है। आपको बता दें कि राफेल की उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस शक्तिशाली विमान में उड़ान भरकर मैंने राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर गर्व का नया अनुभव किया। मैं भारतीय वायुसेना के वीर जवानों को बधाई देती हूँ। ये बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही है। ऑपरेशन सिंदूर में स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी को पकड़ने का पाकिस्तान का दावा था, लेकिन ये दावा एक बार फिर झूठ साबित हुआ है। और एक अच्छी खबर से भी अब आपको रूबरू करा देते हैं। भारत से जुड़ी एक खबर, एक अच्छी खबर ये है कि भारत के विद्युत बदलाव में कोयला की भूमिका घट रही है और ऐसे में भारत की बिजली व्यवस्था में लगातार नए बदलाव हो रहे हैं और एक नए दौर में भारत की बिजली व्यवस्था अपने आप को दिख रही है। सौर ऊर्जा सस्ती पड़ती हुई नजर आ रही है और भारत को 2032 तक अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पहले से निर्माणाधीन कोयला बिजली संयंत्रों के अलावा किसी नए संयंत्र की आवश्यकता नहीं है। एक नए अध्ययन में कहा गया है जिसमें वैश्विक ऊर्जा शोध संस्थान एम्बर ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा एक और शोध से जुड़ी हुई खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बताएं कि महिलाओं में भूलने की समस्या पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा है। ये एक शोध में पाया गया है। इसकी वजह क्या है ये रिपोर्ट बताती है। दरअसल पुरुषों की तुलना में महिला बुजुर्गों में भूलने की बीमारी 3 गुना तक ज़्यादा है। ये बीमारी विधवा और परिवार से अलग रहने वाली महिलाओं में ज़्यादा पाई गई है। बुजुर्गों में इसका अहम कारण कुपोषण और परिवार की अनदेखी पाई गई है। तो किस तरह से कुपोषण और अनदेखी की समस्या बढ़ रही है जिसकी वजह से महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये एक शोध बताता है। KGMU और PGI ने ये शोध किया है। 1/4 बुजुर्गों में मिली भूलने की बीमारी, परिवार से अलग रह रही महिलाओं की समस्या इसमें मुख्य तौर पर कारण पाई गई है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें थी जिसे आज अलग अलग अखबारों में जगह मिली है। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ खास चल रहा है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आज 6 साल बाद मिले हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में उनकी ये मुलाकात हो रही है। 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। दोनों देशों के बीच इस समय टैरिफ वॉर उच्च स्तर पर है और ऐसे वक्त में इनकी मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। दोनों नेता साउथ कोरिया में चल रहे एपेक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बुसान में जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बैठक की सफलता की उम्मीद जताते हुए कहा कि जिनपिंग बहुत सख्त वार्ताकार हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ट्रंप ने साथ ही कहा कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। We're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. We have a great relationship. We've always had a great relationship. और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले तो यही बताइए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, उससे आज जो दोनों के बीच बैठक हो रही है शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, इसे किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से एक विश्व में अस्थिरता की स्थिति हम देख रहे हैं, तो क्या स्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ इसको देखा जाए? देखिए, इंडिकेशंस है। अब दोनों लीडर्स अब आखिरकार मिले हैं, उन्होंने बात की है, मीठी मीठी बातें भी एक दूसरों के साथ हुई है, लेकिन ये कितना सच्चाई में और कितना ग्राउंड पे एक्शन में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। हमने देखा है कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई सारे नेताओं को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना भाई बताते रहे हैं, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आई, उन देशों के ऊपर 50 से 60% तक का टैरिफ भी लगाया गया है। पहले चाइना को एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भयंकर लेवल का टैरिफ वहां पर लगाया गया। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से अमेरिका की जो टेक इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया था। तो दोनों दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज है उनमें कहीं ना कहीं एक टसल, कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन रहेगा।
और वो आगे आने वाला जो हमारा ये दशक से लेकर ये पूरी सेंचुरी है, इसमें ये पूरी शताब्दी में हम देखेंगे कहीं ना कहीं अमेरिका, भारत, चीन, ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, हालांकि कुछ चीज़ों पर ये अग्री करेंगे लेकिन कई सारी चीज़ों फ्रिक्शन पॉइंट बने रहेंगे। ताइवान की बात हो, ट्रेड की बात हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर अभी कोई ऐसी कोई समझ दोनों देशों में नहीं बन पाई है, चीन और अमेरिका में। तो महज एक मीटिंग से ये मान लेना कि चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी, थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन इंडिकेशन अच्छे हैं। पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए अच्छा ही रहेगा अगर दुनिया के दोनों टॉप इकोनॉमीज आपस में काम कर पाए, आपस में साथ में मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। लेकिन जो बुसान में अभी हुआ है उसको अभी ग्राउंड पे आने में और उसको अभी सच्चाई में तब्दील होने में काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इंडिकेशंस अच्छे हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छे सिग्नल लेकर मीटिंग आएगी। बिल्कुल सकारात्मकता के साथ दोनों देशों की इस बैठक को देखा जा रहा है, लेकिन जब बात आती है रेयर अर्थ मिनरल्स की, अक्षय, अमेरिका जानता है कि चीन के पास ही हैं और अमेरिका जानता है कि अगर चीन के साथ खट्टे संबंध हुए तो अगर ये व्यापार या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जा रही है, ये अमेरिका के साथ अगर संबंध में खटास रही तो फिर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है और इसी कारण से कई बार जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी कि टैरिफ मैं काफी ज्यादा लगा दूंगा, 100%, 150% का टैरिफ मैं लगाऊंगा, उसको इम्प्लीमेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चाइना रिस्पॉन्स देगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हालांकि चाइना अपने जो सामान वो बनाता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी मार्केट ढूंढ रहा है, अमेरिका भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दूसरी मार्केट ढूंढ रहा है, तो निर्भर एक दूसरों पर नहीं होना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भरोसे की कमी दोनों देशों के बीच में है। संबंधों में अभी भी थोड़ी बहुत खटास है और वो रहेगी। आप देखेंगे कि पूरी शताब्दी में कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में टसल होती ही रहेगी, क्योंकि टॉप स्पॉट के लिए दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे दुनिया से घट रहा है, चाइना का बढ़ रहा है, अन्य देशों का बढ़ रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब पूरी दुनिया में अपना अपना से रखती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी किस तरह से अमेरिका इस पूरी चीज को हैंडल करता है, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अमेरिका पहले पा पाएगा या फिर चीन अपने जो बिल्कुल है, तो पूरी दुनिया की नजर इस समय टिकी है कि किस तरीके से ये दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका, जब ये दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य पर इसका असर पड़ता है, वैश्विक पटल पर इसका असर कैसे पड़ता है और भारत इसको कैसे देखता है। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अन्य खबरें भी फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं। इस साल के अब तक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने हैती और जमैका में तबाही मचा रखी है। क्यूबा में भयंकर तबाही हुई है। हैती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल स्थित एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, जहां अमेरिकी सैनिक युद्ध विराम की निगरानी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और वो हमास को निरस्त्र करने और गाजा को असैन्य बनाने के जिस लक्ष्य पर सहमत हुए थे वो अंततः प्राप्त हो। इजरायल ने हमास द्वारा किए गए एक हमले में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने के दिन भर बाद 12 बमबारी की, जिसमें 104 लोग मारे गए। इजरायली सेना के अनुसार उसने गाजा के उत्तर में एक और हवाई हमला किया है, जहां उसके अनुसार हथियार रखे गए थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको रूबरू कराएंगे कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है।
LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब वक्त हो चला है कारोबार जगत की खबरों को देखने का। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने औद्योगिक क्रांति को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी शामिल हुए। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल जैसे उद्योगों से जानी जाएगी और इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करना चाहिए। भारत की औद्योगिक नीति के अगले चरण में समावेशन और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सुधारों के अगले चरण में मजबूत सप्लाई चेन, गुणवत्ता मानकों और इसके लिए इकोसिस्टम के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे छोटे उद्यमों को विस्तार करने और ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में इंटीग्रेट करने का अवसर मिलेगा। भारत की औद्योगिक रणनीति का अगला चरण राज्य और जिला प्रधान होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि भारत ने बड़े पैमाने पर सुधारों में प्रगति हासिल की है। वहीं अगली छलांग मानकों, लॉजिस्टिक्स और स्किल के जरिए लघु और मध्यम उद्यमों के ग्लोबल और घरेलू वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन पर निर्भर करेगा। बेरी ने साथ ही कहा कि औद्योगिक परिवर्तन का परिणाम भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों और उच्च आय के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। और आइए अब आपको खेल जगत में लिए चलते हैं। हमारा खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक देख लेते हैं। आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल का अहम दिन है और मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है। इस मैच के विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। टीम को 2 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में और 2 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इन 4 मौकों में से 2 बार भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शिकस्त मिली। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी तो वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी पाई। 1997 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया। 2005 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी। उस सेमीफाइनल में हारने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में आज तक कोई मैच नहीं हारा। दोनों टीमें वनडे में कुल मिलाकर 60 बार आमने सामने हुई हैं, जहां 49 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी तो वहीं 11 मैच भारत ने जीतने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है और शानदार फॉर्म में चल रही टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गई हैं। प्रतिका के स्थान पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में नई सलामी जोड़ी आजमाना भारत के लिए चुनौती होगा। मुझे दो दिन पहले पता लगा जब मैं अपनी हरियाणा टीम के साथ थी। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड विद प्रतिका। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख के अच्छा नहीं लगता है एंड कोई नहीं चाहता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी इंजरी हो, बट भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है एंड एब्सोल्युटली पापा, फैमिली सभी बहुत खुश हुए एंड रियली हैप्पी कि आई हूँ टीम में और ये बहुत अच्छा मौका मेरे लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण 2 मैच मिस करने के बाद फिट होकर सेमीफाइनल में वापसी करेंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट लेते हुए विश्व कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचा था।
We expect a tough contest, there's no doubt about that. I think every time we've played here, it's been a tough contest. It's obviously really good conditions, and there's going to be, by all accounts, a massive crowd. And, you know, I know that India are a really strong batting order. They throw everything at us. इस विश्व कप में दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 331 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की विश्व चैंपियन है और विश्व कप में पिछले 15 मैच से अविजित है। भारत ही वो टीम है जिसने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में शिकस्त दी थी और इस बार भारत के पास घरेलू दर्शकों का अपार समर्थन भी है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर अपने घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। सुचित्रा भारद्वाज इस समय हमारे साथ मुंबई में से जुड़ गई हैं ताज़ा जानकारी के साथ। सुचित्रा का रुख करेंगे। सुचित्रा, अभी हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट के पीछे एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था विल टू विन, यानी कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो ये जीत हासिल की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया कितने बारी का भी विश्व चैंपियन रहा हो, लेकिन अगर कोई तोड़ सकता है तो उस खिताब को भारत जीत सकता है। इसी दृढ़ शक्ति के साथ आज भारत कैसे पिच पर उतरेगा? जी बिल्कुल भावना, बिल्कुल सही कहा आपने। यही जो जीत का जज्बा है आज दिखाना होगा भारतीय टीम को, और भारतीय टीम कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम से, क्योंकि कल जो पहला सेमीफाइनल था उसमें दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को मात दी। पिछले 2 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से सेमीफाइनल में ही हारता आ रहा था और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वो किया है जो इससे पहले किसी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने नहीं किया है। वो पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। तो ये जो भारतीय टीम है, इससे भी यही उम्मीद है कि ये वो करे जो किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नहीं किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में 2 बार जरूर पहुंची है लेकिन जीती नहीं है। तो इस टीम से भी यही उम्मीद है कि ये वो करके दिखाए जो इससे पहले किसी भारतीय महिला टीम ने नहीं किया है। और इनके साथ घरेलू दर्शकों का समर्थन है। डीवाई पाटिल स्टेडियम आज खचाखच हमें भरा हुआ नजर आएगा और सभी बात कर रहे हैं भारतीय फैंस की, क्राउड के सपोर्ट की। तो यही उम्मीद है कि ये जो क्राउड का सपोर्ट है इसका पूरी तरह से सकारात्मक असर हमें भारतीय टीम के प्रदर्शन पर दिखाई दे और टीम एक शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाए। भावना। बिल्कुल सुचित्रा, इसके साथ ये भी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोकने के लिए किस तरह से भारतीय महिला टीम जो है वो मैदान पर उतरेगी, कौन सी रणनीति उनकी रह सकती है। और इस तरह से रोमांच तो होगा ही लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होगी खेल के मैदान में आज। जी बिल्कुल संध्या, अगर चुनौतियों की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है एलिसा हीली, वो शानदार फॉर्म में चल रही हैं। पिछले 2 मैच वो नहीं खेली थी, फिट नहीं थी पूरी तरह से। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, कोई भी बड़ा खिलाड़ी खासतौर से कप्तान नहीं चाहता कि वो सेमीफाइनल मैच मिस करे। और कल भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऑस्ट्रेलिया की कोच आई थी, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा कि जो आखिरी फैसला है वो आज ही लिया जाएगा एलिसा हीली के खेलने पर। तो ये एक बड़ी देखने वाली बात रहेगी। अगर एलिसा हीली पूरी तरह फिट नहीं है और नहीं खेलती हैं तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहीं जो एलाना किंग है, उनकी स्पिनर, पिछले मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए थे। तो कल के हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि जो भी भारतीय बल्लेबाज हैं वो लगातार जो यहाँ के लोकल बॉलर्स हैं उसमें वो स्पिनर्स के साथ ज्यादातर अभ्यास करते हुए नजर आए। तो रणनीति भारतीय टीम जरूर तैयार कर रही है कि किस तरह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना करना है। भारतीय रणनीति पूरी तरीके से यहाँ तैयार नजर आ रही है। बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर यहाँ तैयार नजर आ रहा है और पूरी निष्ठा के साथ आज ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ना है। हम यहाँ से भी चीयर फॉर इंडिया कर रहे होंगे। सुचित्रा, आपके साथ पीछे खड़े हुए फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरों के लिए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट कृषि जगत। केंद्र सरकार की कोल्ड चेन योजना से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साल 2008 से अब तक 395 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 291 पूरी होकर अब चालू भी हैं।
इन योजनाओं से सालाना 25.52 लाख मीट्रिक टन संरक्षण क्षमता, 114.66 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 1.74 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। भारत में पैदावार के बाद होने वाली क्षति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फल और सब्जियों के अलावा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे डेयरी, मांस, मुर्गी, मछली के साथ भी इस तरह की परेशानी आती है। रिसर्च से जानकारी मिलती है कि पैदावार और रखरखाव से लेकर परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण तक पूरी सप्लाई चेन में काफ़ी क्षति होती है, जिससे किसानों की आय घटती है और उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं। और इसी कड़ी में कोल्ड चेन योजना को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY के अंतर्गत लाया गया है, ताकि किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को जोड़ने वाले कोल्ड चेन समाधान तैयार किए जा सकें और बर्बादी में कमी लाई जा सके। ये योजना रोजगार को बढ़ावा दे रही है और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बेहतर बना रही है। सरकार ने जुलाई 2025 में PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी दी, जिससे कुल परिव्यय 6520 करोड़ रुपए हो गया। इसमें 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। मई 2025 में संशोधित दिशा निर्देशों के तहत योजना अब गैर बागवानी उत्पादों के नुकसान को कम करने और संपूर्ण सप्लाई चेन में संरक्षण को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। आइए आगे बढ़ते हुए अब नजर डाल लेते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में क्या हो रहा है टिकटॉक में। अमेरिका के मैकुलो फाउंडेशन की रिपोर्ट से वैक्सीन ऑटिज्म पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में टीकाकरण पर सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि बचपन में लगने वाले टीके ऑटिज्म के खतरे को बढ़ा रहे हैं। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जो बच्चों के विकास में दिक्कत उत्पन्न करती है, जिस पर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी राय देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसी है। इस रिपोर्ट को बिना किसी समीक्षा के प्रकाशित कर दिया गया है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने कहा कि इस रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की गई है। इस रिपोर्ट पर सिर्फ टीका विरोधी कार्यकर्ता ही विश्वास जता सकते हैं। और अब बात आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। आज फिटनेस मंत्र में समझते हैं कि वायु प्रदूषण के खतरों को और जानते हैं कि AQI जब बढ़ रहा है तो ये जब पुअर टू सिवियर कैटेगरी में आ जाता है, तो इस प्रदूषण को कम करने के उपाय हम सब भी मिलकर क्या कर सकते हैं। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ सेहत के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। वायु प्रदूषण शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं पहले से उपस्थित स्वास्थ्य समस्याएं और बीमारियां, इनकी जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। भारत का सेंट्रल इंडिया है जहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है, और क्योंकि हवा वहाँ की ज़्यादा नहीं होती, तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे रह जाते हैं ठंड के कारण और बिना हवा ना होने के कारण, और इसलिए पोल्यूशन के लेवल एकदम सर्दियों में बढ़ जाते हैं। उसके कारण जिन लोगों को पहले से सांस की या हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो, हार्ट की क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो, हार्ट फेलियर हो, उनमें सांस की तकलीफ़, हार्ट की तकलीफ़ बढ़ जाती है, और इसके कारण उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, और इमरजेंसी विजिट्स बढ़ जाती हैं, ICU एडमिशन्स भी बढ़ जाती हैं, और इसलिए इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वायु में बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर से बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। श्वसन रोगी, दमा रोगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगी, हृदय रोग से प्रभावित व्यक्ति, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, शिशु और बच्चे, साथ ही वृद्ध लोग, इन पर वायु प्रदूषण का गंभीर और जटिल परिणाम होता है। अगर एयर क्वालिटी खराब है तो जिन लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं कि इसका असर पड़ने की, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, और एक वर्ग है जिसकी हम इतनी बात नहीं करते, वो है प्रेग्नेंट वुमेन। उनको भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो या क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो, उनको जब एयर क्वालिटी ख़राब हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करें। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो तब जाएं जब AQI इम्प्रूव कर जाए या जब दिन हो, धूप निकल जाए,
क्योंकि जब गर्मी होती है तो एक ग्राउंड लेवल पोल्यूशंस कम हो जाते हैं। मास्क अपना ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि इस मौसम में जब सुबह शाम जब पोल्यूशन ज़्यादा है तो एक्सरसाइज ना करें और बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें। ऐसे उपाय करें जिससे वायु में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। ध्यान दीजिए कि वायु प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है, इसलिए सतर्क रहें और स्वस्थ व रोगमुक्त जीवन के लिए प्रदूषित वातावरण में न जाएं। साथ ही वायु में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए प्रयास करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं अजमेर में जो इन दिनों पुष्कर मेला लग रहा है, वहाँ की झलकियों के साथ जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व का अनूठा संगम होता है। दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक इस मेले में ऊंट, घोड़े, गाय और भीड़ जैसे पशुओं का व्यापार भी होता है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला भी कहा जाता है। तो चलिए नया सवेरा के इस अंक में आपको छोड़ जाते हैं रेत पर उकेरी गई कुछ अद्भुत कलाकृतियों के साथ। इसी के साथ मुझे, संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।